गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेवराज हुंडा बुक के 16वें नंबर के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। द टर्म बायोकेमिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इन विच बायो मीनिंग लाइफ एंड केमिकल रिलेटेड टू केमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द में क्या क्या होता है, तो बायो प्लस केमिस्ट्री होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, जो कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। हो गया कंप्लीट। द नेम बायोकेमिस्ट्री वाज कॉइन्ड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग इन 1903, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है या फिर जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है यह सर्वप्रथम जर्मन रसायन वैज्ञानिक कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1900 ईस्वी में इसको दिया गया था। ही नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, यानी कि कार्ल न्यूबर्ग को ही नए बायोकेमिस्ट्री का या फिर आधुनिक बायोकेमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस विथिन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस विथिन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो होता है वो रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। फिर से बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है केमिकल रसायनों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो प्रोसेस होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर से बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस विथिन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत उन सभी प्रोसेसेस का या फिर उन सभी केमिकल सब्सटेंसेस का अध्ययन किया जाता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंध रखते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज बायो मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का बायो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स द सब्सटेंसेस विच यील्ड देज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि देज आर पॉलीहाइड्रोक्सीज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के रूप में जाने जाते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि ठीक है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के सब्सटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। विच यील्ड देज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि कार्बोहाइड्रेट के यानी कि जो कि इसके हाइड्रोसिस के डेरिवेटिव्स के रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस के डेरिवेटिव से उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, तो देज आर प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टोर्ड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है और एनर्जी को स्टोर करने का भी काम जो होता है हमारे बॉडी में यही कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट है, देज आर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में जाने जाते हैं और यह माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, स्पेयर प्रोटीन एंड फैट फॉर अदर्स यूजेज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जो था वो स्पेयर प्रोटीन के रूप में और फैट के लिए अदर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जो था वो स्पेयर प्रोटीन के रूप में और फैट के रूप में किया जाता है और इसका यूज जो था अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 3 मेजर क्लासेस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे आता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे नंबर पे आता है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरे नंबर आता है पॉलीसैकेराइड्स। अब पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे दिया है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, देज आर सिंपल शुगर, यानी कि हम मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। सिंस दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि
जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं यह स्मॉलर यूनिट में बिल्कुल भी हाइड्रोटाइज्ड नहीं होते हैं। फिर से यानी कि मोनोसेकेराइड एक प्रकार का सिंपल शुगर होता है या फिर एक प्रकार का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम फिर छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि मोनोसेकेराइड्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी कि मोनोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा इसे छोटे छोटे यूनिट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देज आर एल्डिहाइड्स, यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, जो कि दो पोसेसिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह के रूप में पाए जाते हैं। फिर से जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं यह एल्डिहाइड्स के रूप में जाने जाते हैं या फिर कीटोन्स के रूप में जाने जाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्डोजेज। एल्डोजेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन एल्डोजेज। एल्डोजेज क्या होता है, तो पहले नंबर पे आता है एल्डोजेज, दूसरे नंबर पे आता है कीटोजेज, ठीक, दूसरे नंबर पे आता है कीटोजेज एंड हो गया एल्डोजेज। यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं यह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड को ही एल्डोजेज के नाम से जाना जाता है। एल्डोट्रायोजेज के एग्जाम्पल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल्स होता है, तो ग्लिसरॉल जो होता है वो एल्डोट्रायोजेज का एग्जाम्पल्स होता है। जबकि एल्डोटेट्रोजेज का एग्जाम्पल क्या होता है, तो इरिथ्रोज होता है, यानी कि इरिथ्रोज जो होता है वो एल्डोटेट्रोजेज का एग्जाम्पल्स होता है। एंड एल्डोपेंटोजेज का एग्जाम्पल क्या होता है, तो राइबोज होता है, यानी कि एल्डोपेंटोजेज का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एल्डोपेंटोजेज का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका राइबोज होता है। जबकि एल्डोहेक्सोजेज का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एल्डोहेक्सोजेज का एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोज भी आपका इसी का एग्जाम्पल होता है। फिर इसके बाद मैनोज भी इसी में आता है, यानी कि एल्डोहेक्सोजेज का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एल्डोहेक्सोजेज के एग्जाम्पल के तौर पर आपका ग्लूकोज आता है, जिसे हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद गैलेक्टोज आता है, फिर इसके बाद मैनोज आता है। तो इसको हम ट्रिक बना के याद कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, ठीक, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग किसका एग्जाम्पल है, तो एल्डोहेक्सोजेज का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज आता है, जिसे हम डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद गैलेक्टोज आता है, फिर इसके बाद मैनोज आता है। फिर एल्डाहेप्टोजेज में क्या आता है, तो एल्डोहेप्टोजेज में आपका ग्लूकोहेप्टोज आता है, जिसे हम डी ग्लूको एल्डोहेप्टोज के नाम से भी जानते हैं। फिर से एल्डोहेप्टोज में क्या आता है, तो एल्डोहेप्टोजेज में आपका यानी एल्डोहेप्टोज में आपका ग्लूकोहेप्टोज आता है, जिसे हम डी ग्लूको एल्डोहेप्टोज के नाम से भी जानते हैं। पहले नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, दूसरे नंबर पे कीटोजेज ग्रुप हो गया, दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप हो गया, दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है कीटोजेज ग्रुप। यानी दूसरे नंबर पे कौन सा दिया है, तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत दूसरा जो ग्रुप होता है वो आपका कीटोजेज ग्रुप होता है। कीटोट्रायोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो कीटोट्रायोजेज के अंतर्गत आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आता है, यानी कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं वो कीटोट्रायोजेज के अंतर्गत आता है। जबकि कीटोटेट्रायोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो इरिथ्रोलोज आता है, यानी कि कीटोटेट्रोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो टेट्रोजेज के अंतर्गत इरिथ्रोलोज आता है। जबकि कीटोपेंटोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो राइबोलोज आता है, यानी कि कीटोपेंटोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो कीटोपेंटोजेज के अंतर्गत राइबोलोज आता है। जबकि कीटोहेक्सोजेज के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो फ्रक्टोज आता है, यानी कि फ्रक्टोज किसके अंतर्गत आता है, तो फ्रक्टोज होता है वो कीटोहेक्सोजेज के अंतर्गत फ्रक्टोज आता है। जबकि कीटोहेप्टोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो कीटोहेप्टोजेज के अंतर्गत आपका हेप्टूलोज आता है, यानी कि कीटोहेप्टोजेज के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पर हेप्टूलोज होता है। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड्स, दूसरा प्रकार कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा प्रकार है उसे हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी कि जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के ही बहुलक होते हैं या फिर पॉलीमर्स होते हैं, जो कि सिंगल शुगर के रूप में जाने जाते हैं। कंटेनिंग 2 और 10 रेजिड्यू एक्यूमुलेट इन वैक्यूल्स, यानी कि वैक्यूल्स में जो है वैक्यूल्स में 2 या 2 से अधिक, यानी कि वैक्यूल्स में 2 से लेकर 10 तक इसके रेजिड्यू एकत्रित रहते हैं। फिर से जो वैक्यूल्स होता है वैक्यूल्स में ओलिगोसेकेराइड्स के 2 से लेकर 10 तक अवशेष या फिर रेजिड्यू एकत्रित रहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड, यानी कि ओलिगोसेकेराइड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ओलिगोसेकेराइड को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग है, तो आइए देखते हैं। 3 भाग हैं, यानी कि ओलिगोसेकेराइड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ओलिगोसेकेराइड को निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर दिया है डाइसेकेराइड, दूसरे नंबर पर दिया है ट्राइसेकेराइड, तीसरे नंबर पर दिया है टेट्रासेकेराइड्स ना।
अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे दिया है ओलिगो, पहले नंबर पे दिया है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है, दीज शुगर्स आर फॉर्म्ड बाय 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, यानी कि जो डाइसेक्राइड होते हैं यह मोनोसेक्राइड के 2 यूनिट से मिलकर बने हुए शुगर्स होते हैं। यानी कि जो डाइसेक्राइड्स होते हैं यह 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स के द्वारा बने हुए शुगर्स होते हैं। कौन कौन सा शुगर होता है, तो पहले नंबर पे रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर होता है, दूसरे नंबर पे नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर होता है। तो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर के अंतर्गत आपका मल्ट हो जाता है, यानी कि रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर के अंतर्गत मल्ट हो जाता है, जो कि इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है मग्गा, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद लैक्टोज आता है, जिसका जिसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, इसके लिए ठीक है ग्लूलेला। फिर तीसरे नंबर पे आता है सेलू बायो हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे सेलू बायो हो जाता है, यानी कि इसके लिए ठीक है MLC यानी MLC रिड्यूसिंग सैकराइड के अंतर्गत क्या ट्रिक आता है, तो MLC, यानी कि एम से क्या हो जाएगा, तो एम से आपका माल्टोज हो जाएगा, एल से आपका लैक्टोज हो जाएगा, फिर सी से आपका सेलू बायोज हो जाएगा। ये तीनों जो होते हैं वो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो भाई दूसरे नंबर पे दिया है नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड, यानी दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड दिया है। इसमें क्या आता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड के अंतर्गत शुगर आता है। शुगर किससे बना होता है, तो शुगर यानी कि गर्लफ्रेंड साहिबा, यानी कि गर्लफ्रेंड साहिबा, इसके लिए ठीक है, तो गर्लफ्रेंड साहिबा यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर आपका सुक्रोज बनाता है। तीसरे नंबर पर आता है ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ट्राइसेक्राइड दे शुगर्स आर फॉर्म्ड बाय 3 मोनोसेकेराइड्स चैन, यानी कि जो ट्राइसेकेराइड्स होते हैं ये मोनोसेकेराइड के 3 चैन से मिलकर बने हुए शुगर होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत रेफिनोज आता है। रेफिनोज किससे मिलकर बना होता है, रेफिनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, यानी कि रेफिनोज के 3 गर्लफ्रेंड, यानी कि रेफिनोज के जो होते हैं कितने गर्लफ्रेंड होते हैं, तो रेफिनोज के निम्नलिखित 3 गर्लफ्रेंड होते हैं। पहले नंबर पे ग्लूकोज होता है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज होता है, फिर गैलेक्टोज होता है। RGFG इसके लिए ठीक क्या है, तो इसके लिए ठीक है RGFG यानी रेफिनोज का जो क्लास होता है कौन कौन से मिक्स के बना होता है, तो रेफिनोज जो होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और फिर क्या एग्जांपल्स होता है, तो ट्राइसेक्राइड्स के अंतर्गत रेफिनोज आता है, फिर इसके बाद मेलेजाइटोज आता है। मेलीजाइटोज भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी कि मेलीजाइटोज भी किसके अंतर्गत आता है, तो यह रेफिनोज के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे दिया है टेट्रासेक्राइड्स, यानी कि जो तीसरे नंबर पे दिया है उसका नाम है टेट्रासेक्राइड। दिस शुगर्स आर फाउंड बाय 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी कि जो टेट्रासेक्राइड्स होते हैं यह मोनोसेक्राइड के 4 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए शुगर होते हैं, यानी कि जो टेट्रासेक्राइड्स होते हैं यह मोनोसेक्राइड के 4 ही मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए शुगर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो स्टैकियोज होता है वो टेट्रासेक्राइड के अंतर्गत ही आता है, यानी कि जो स्टैकियोज होता है ये टेट्रासेक्राइड के अंतर्गत ही आता है। 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज, यानी कि जो स्टैकियोज होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो एक स्टैकियोज जो होता है इसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, 1 मॉलिक्यूल इसमें फ्रक्टोज का होता है और 2 मॉलिक्यूल इसमें गैलेक्टोज का होता है। ठीक, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है पॉलीसेकेराइड। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है पॉलीसेकेराइड। दीज आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दीज आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। दीज सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं यह जो सेल्स होते हैं सेल्स की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं यह सेल के कंपोनेंट यानी कि सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। आल्सो सर्व एज न्यूट्रिएंट्स, और जो है न्यूट्रिएंट यानी कि यह न्यूट्रिएंट के रूप में भी सुरक्षा प्रदान करता है। एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं यह एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहते हैं, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहते हैं। न्यूट्रिएंट के प्रति सुरक्षा करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट के प्रति हेल्प करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट के प्रति हेल्प करते हैं। और सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसमें भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर पॉलीसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन। फिर से देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो
2 से अधिक चेन से मिलकर बनते हैं। यानी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन वाले पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। दे सर्व एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उसके प्रति यह सहायता करते हैं। फिर इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके प्रति यह सहायता करते हैं। फिर इसके बाद जो एनर्जी के रूप में, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहते हैं या फिर भंडारित रहते हैं। नेक्स्ट है अगला हेडिंग क्या कह रहा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्यों के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण, यानी कि कार्यों के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का अध्ययन, पॉलीसेकेराइड्स का वर्गीकरण। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है, तीसरे नंबर पे अदर्स पॉलीसेकेराइड होता है। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आता है, यानी कि जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आपका स्टार्च आता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है। फिर से स्टोरेज के रूप में जो स्टार्च पाया जाता है प्लांट में पाया जाता है, एंड ग्लाइकोजन में जो एनर्जी, यानी कि जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे हम स्टार्च कहते हैं, और जो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज आता है, पेक्टिन आता है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आपका CPH इसके लिए ठीक है, CPH इसके लिए ठीक है, तो इसके लिए ठीक है CPH, यानी कि स्ट्रक्चरल जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसके अंतर्गत C फॉर हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा, P से आपका पेक्टिन हो जाएगा, फिर H से आपका हेमीसेलुलोज हो जाएगा, यानी कि C से सेलुलोज हो गया, P से पेक्टिन हो गया, एंड H से हेमीसेलुलोज हो गया। ये सभी जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के रूप में जाने जाते हैं। यह क्या करते हैं, तो यह सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, एंड पेक्टिन हो गया, ये सभी जो होते हैं वो किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने के काम में लाए जाते हैं। यानी कि प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। जैसे कि सेलुलोज से क्या होता है, तो सेलुलोज से जो होता है प्लांट का जो सेल वाल होता है वो बनता है। हेमीसेलुलोज से क्या बनता है, तो उसके नीचे वाले संरचना बनती है। पेक्टिन से क्या बनता है, तो पेक्टिन हो गया। नेक्स्ट अदर पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, तो अन्य पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा आता है, तो पेंटोसम, यानी कि पेंटोसन जो होता है वो अन्य पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल्स होता है। हेक्सोसन्स भी आपका अन्य पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है। गम भी जो होता है वो अन्य पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है। अगर भी जो होता है वो अन्य पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। अगला हेडिंग दिया है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा दिया है, तो अगला हेडिंग दिया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होते हैं। ज्वाइंड बाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, जो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। फॉर्म्ड बिटवीन देयर शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, और यह जो है शुगर्स और फास्फेट ग्रुप के जो मिलने से बना होता है। फिर से न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ज्वाइंड बाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देयर शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जुड़ने से बनते हैं। बिटवीन शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, यानी कि शुगर और फास्फेट ग्रुप के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के रूप में यह ज्वाइंट रहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के कार्य, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के कार्य। फिर से फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है उसको ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लिक एसिड ही करता है। फिर से किसी भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में या फिर उसके प्रोजनी में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है उसी को हम वही जो होता है हेल्प करता है, क्या करता है, फिर से फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का 2 ही फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। एक तो दिया गया है जो पेरेंट्स से कैरेक्टर, यानी कि जो पेरेंट से हेरिडिटरी कैरेक्टर
यानी कि पेरेंट्स से हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट से उसके प्रोजनी में या फिर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन करने का काम जो होता है न्यूक्लिक एसिड ही करता है। दूसरे नंबर का कार्य करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या होता है तो राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं तो राइबोसोम्स जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। हो गया भाई। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के निम्नलिखित कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे शुगर हो गया, शुगर में कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है तो शुगर में आपका राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यानी शुगर में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है तो शुगर में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है तो शुगर में आपका राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जबकि फास्फेट ग्रुप में कौन सा पाया जाता है तो फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। यानी फास्फेट ग्रुप में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है तो फास्फेट ग्रुप में आपका फास्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि फास्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तीसरे नंबर पर दिया है नाइट्रोजन बेसिस, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस के रूप में कौन सा होता है तो जो नाइट्रोजन बेसिस होता है इसमें आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है जिसे हम प्यूरिन बेस के नाम से जानते हैं। जो दूसरे नंबर पे थायमिन एंड सिस्टीन होता है और यूरेसिल होता है, इसे हम पिरिमिडिन ग्रुप के नाम से जानते हैं। फिर से कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो पहला कंपोनेंट होता है उसे हम शुगर के नाम से जानते हैं, जो कि शुगर किसके रूप में पाया जाता है, शुगर राइबोज के रूप में भी पाया जाता है, शुगर डीऑक्सी राइबोज के रूप में पाया जाता है। आरएनए में राइबोज होता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या दिया है फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप के अंतर्गत क्या आता है तो फास्फेट ग्रुप के अंतर्गत सभी प्रकार के जो फास्फोरिक एसिड होते हैं वो फास्फेट ग्रुप होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरे नंबर का कंपोनेंट क्या होता है तो न्यूक्लिक एसिड का जो तीसरा कंपोनेंट होता है, पहले नंबर पे शुगर है, दूसरे नंबर पे फास्फेट ग्रुप है, फिर तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन बेस आता है। नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत क्या आता है तो एडेनिन ग्वानिन आपका प्यूरिन बेस बनाता है, यानी कि प्यूरिन्स के अंतर्गत आता है। यानी कि एडेनिन और ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन्स के अंतर्गत आता है, जबकि थायमिन और साइटोसिन, यानी कि थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल जो होता है यह किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है पिरिमिडिन के अंतर्गत आता है। नहीं, फिर से थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया एंड यूरेसिल जो होता है वो पायरिमिडिन्स के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर बनाता है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ मिलता है इसमें न्यूक्लियोसाइड में, NNS, यानी कि एन यस होता है, यानी से न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक, ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, फिर इसके बाद शुगर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है दे कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत आपका प्यूरिन आता है। प्यूरिन में क्या क्या आता है तो एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, एंड पिरिमिडिन्स में आपका थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है। इनसे आपका नाइट्रोजन बेस बन गया। एंड ए शुगर में क्या आता है तो राइबोज RD राइबोज शुगर ज्वाइंड बाई बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि न्यूक्लियोसाइड पहले तो 60 क्वेश्चन में पूछता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर से मिलकर बना होता है, जिसे हम NNS के नाम से जानते हैं, NNS के नाम से जानते हैं। फिर नाइट्रोजन बेस का भी बहुत बड़ा फॉर्म होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत आपका प्यूरिन आता है, प्यूरिन के अंतर्गत आपका एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन्स आता है, पिरिमिडिन्स के अंतर्गत आपका थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है। यानी सीधे सीधे कहो 5 कंपोनेंट आपका नाइट्रोजन बेस में पाए जाते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरिमिडिन के अंतर्गत आपका थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन किस में पाया जाता है तो साइटोसिन आपका RNA में पाया जाता है, जबकि DNA में आपका यूरेसिल पाया जाता है। यही सीधे सीधे कहने का मतलब है। फिर इसके बाद जो शुगर ऐड हुआ है, शुगर भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका राइबोज शुगर होता है जो कि RNA में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जो कि किस में पाया जाता है तो ये आपका DNA में पाया जाता है। और ये दोनों, यानी कि जो नाइट्रोजन बेस होता है और जो शुगर होता है, ये किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड में तो यह जो होता है बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है
pyrimidines हैज़ ए सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग एंड प्यूरिन ईच हैज़ 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। यानी कि जो pyrimidines होता है इसमें केवल एक ही सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग पाया जाता है, जबकि जो प्यूरिन्स होता है इसमें यानी कि pyrimidines, फिर से सॉरी दूसरे नंबर का जो है pyrimidines में क्या आता है, तो pyrimidines में क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे pyrimidines आता है। तो pyrimidines के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, तो pyrimidines के अंतर्गत जो होता है साइटोसिन साइटो यानी कि एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन में हो गया। फिर pyrimidine में आपका pyrimidine में देख लेते हैं pyrimidine में क्या क्या होता है। तो pyrimidine के अंतर्गत आपका थायमिन आता है, साइटोसिन आता है एंड यूरेसिल आता है। यही कह रहा है यहाँ पर कि जो pyrimidines हैज सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग, यानी pyrimidines में आपका थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है एंड साइटोसिन पाया जाता है। तो यह जो होते हैं सिंगल नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग, यानी कि जो pyrimidines होते हैं इसमें सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग पाया जाता है। जबकि प्यूरिन में क्या होता है, तो प्यूरिन में प्रत्येक प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग पाया जाता है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियोटाइड। अगला हेडिंग है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है आपका, तो NNP सॉरी देख लेते हैं पहले वाले में क्या था, तो NNS था, यहाँ पर NNP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो NNP हो जाएगा। फिर से न्यूक्लियोटाइड में आपका न्यूक्लियोसाइड आता है, जिसमें आपका न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत क्या दिया था, तो न्यूक्लियोसाइड में जो है न्यूक्लियोसाइड में क्या था, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर था, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन प्लस शुगर से जो मिलकर बना था न्यूक्लियोसाइड, उसको इसमें ले लिया गया है। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, यानी कि एक एटम उसमें और जुड़ गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन ए नाइट्रोजनस बेस, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जो कि 1 पेयर ऑफ एडेनिन का होता है और 1 पेयर ऑफ एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, यानी कि प्लस 1 मालिकूल्स ऑफ शुगर, और इसमें 1 मालिकूल्स शुगर का भी होता है। यानी कि ए न्यूक्लियोटाइड कंटेंस ए नाइट्रोजनस बेस, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें नाइट्रोजन बेस का यानी कि एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जो कि 1 ऑफ 4 एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, पांचों को मिला दिया है इसमें। यानी कि 1 ऑफ 4 यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, पांचों को मिलाकर क्या बन जाएगा, तो नाइट्रोजन बेस बन जाएगा। फिर उसके बाद जो एक मालिकूल्स इसमें शुगर था, फिर एक मालिकूल्स इसमें फास्फोरिक एसिड ऐड हो गया। बस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड को ऐड कर दो, यही हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरे नंबर पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम आरएनए के नाम से जानते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में, डिस्कस अबाउट आरएनए। आरएनए का क्या क्या कार्य होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे दिया है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी सभी प्रकार की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें आरएनए पाया जाता है। यानी कि सभी प्रकार की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें आरएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मॉलिक्यूल्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोडिंग, डिकोडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, यानी कि जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसमें, तो कोडिंग में बहुत अच्छा भूमिका अदा करते हैं, डिकोडिंग में बहुत अच्छा भूमिका अदा करते हैं और जीन्स के एक्सप्रेशन में बहुत ही अच्छा भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि जो आरएनए होता है यह सदैव यह समानता सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एंड हैज़ राइबो शुगर, इसके पास कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबो शुगर पाया जाता है। किसके अंतर्गत, तो आरएनए के पास कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज के
पास RNA के पास राइबो शुगर पाया जाता है। वाइल DNA इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स विच हैज डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी कि जबकि DNA के पास डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है और डीऑक्सीराइबो शुगर भी पाया जाता है, यानी कि जो RNA होता है यह समांतर सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसके पास राइबो शुगर पाया जाता है, जबकि DNA के पास डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है और इसके पास डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है। बहुत सही। इट वर्क एज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो RNA होता है या किसका कार्य करता है, तो RNA जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। वाई ट्रांसलेशन एंड इट कैरियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स, यानी कि जो RNA होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है किसके द्वारा, तो ट्रांसलेशन के द्वारा, यानी कि जो RNA होता है यह ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फिर इसके बाद यह कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स, यानी कि फिर इसके बाद जो RNA होता है यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है, तो फिर इसके बाद राइबोसोम्स जो होता है RNA जो होता है यह राइबोसोम्स की सहायता से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर से इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स हो गया कंप्लीट। इट इज़ मोस्टली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं सर्वाधिक रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं सर्वाधिक रूप से जो है साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स यानी कि RNA के प्रकार। तो RNA कितने प्रकार का होता है, तो RNA जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका ट्रांसफ़र RNA होता है जिसे हम tRNA के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे मैसेंजर RNA होता है जिसे हम RNA के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे राइबोसोमल RNA होता है जिसे हम राइबोसोमल RNA के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ट्रांसफ़र RNA होता है यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा, जबकि जो मैसेंजर RNA होता है यह मैसेंजर को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया का काम करता है, जबकि राइबोसोमल RNA जो होता है यह जेनेटिक मटेरियल्स को यानी कि जो राइबोसोमल RNA होता है यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तीनों का अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे दिया है DNA, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। यानी कि दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे DNA दिया है। DNA को हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इट इज़ हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सभी प्रकार के जीवित जीव यानी कि सभी प्रकार के जीवित जीव में यह आनुवांशिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो DNA होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि जो DNA होता है यह प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं, एंड फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस, यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम DNA के नाम से जानते हैं यह पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। यानी कि DNA जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, तो DNA ज़्यादातर जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। एंड ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो DNA होता है यह मुख्यतः तो आपका पाया जाता है न्यूक्लियस में। फिर इसके अलावा भी यह अन्य कोशिकांग में भी पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस में पाया जाता है DNA, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, फिर तीसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स पेरोक्सीसोम्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स डज नॉट हैव DNA, यानी कि वे ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग यानी कि कुछ कोशिका के कोशिकांग होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, पेरोक्सीसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया एंड वैक्यूल्स हो गया, इन सभी में DNA की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। फिर से सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स पेरोक्सीसोम्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स डज नॉट हैव DNA, यानी कि कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, पेरोक्सीसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया एंड वैक्यूल्स हो गया, इन सभी में DNA बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं और लाइसोसोम की खोज DW नामक साइंटिस्ट ने किया था, और यही जो होती है फट जाती है किसी सेल में तो पूरा सेल ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनेल्स के रूप में जानते हैं। अगला हेडिंग है एमिनो एसिड, डिस्कस अबाउट एमिनो एसिड। नेक्स्ट हेडिंग है एमिनो एसिड।
अगला हेडिंग कौन सा है, तो अगला हेडिंग है एमिनो एसिड। अगला हेडिंग है एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एमिनो एसिड जो होते हैं एक प्रकार के ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक यौगिक होते हैं। दैट कंटेंस बाथ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि एमिनो एसिड एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह से मिलकर बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ईच एमिनो एसिड कनेक्ट टू अनदर बाय ए कोवालेंट बॉन्ड, यानी कि प्रत्येक जो एमिनो एसिड होते हैं यह दूसरे एमिनो एसिड के साथ कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर से प्रत्येक एमिनो एसिड जो होते हैं यह दूसरे एमिनो एसिड के साथ कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इस बॉन्ड को ही किस नाम से जाना जाता है, तो इस बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मिथियोनिन एंड सिस्टीन आर द टू सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इन मैमल्स, यानी कि जंतुओं में यानी कि मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जैसे कि मैमल्स यानी जंतु जगत, मैमल्स का मतलब होता है जंतु जगत या फिर मैमल्स में मिथेनिन एंड सिस्टीन जो दो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं यह ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद एक और है CCM, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सिस्टीन होता है और मिथेनिन होता है। ये तीनों ही मैमल्स में जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ मैमल्स की बात किया है तो मिथेनिन और सिस्टीन के बारे में डिस्कस किया है। सिस्टीन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन तीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, सिस्टेन और मिथेनिन। तो यहाँ पर सिस्टेन और मिथेनिन का चर्चा किया गया है। फिर से देख लेते हैं, मिथेनिन एंड सिस्टेन आर द टू सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स में दो ही प्रकार के सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिसका नाम है सिस्टेन और मिथेनिन। और पहले नंबर पे जो सिस्टीन आता है इसका चर्चा ही नहीं किया गया, लेकिन तीन सल्फर कंटेनिंग एसिड होता है हमारे अकॉर्डिंग। तो CCM, यानी कि C से आपका सिस्टीन हो जाएगा, फिर C से सिस्टेन हो जाएगा, फिर M से मिथेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एमिनो एसिड आर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोटीन, यानी कि एमिनो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। यानी कि एमिनो एसिड आर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोटीन्स, यानी कि एमिनो एसिड वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हो गया कुछ। अब इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया बहुत ही अच्छा पॉइंट है यार, जनरली 20 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एमंग देज 10 आर इसेंशियल एमिनो एसिड एंड रिमेनिंग 10 आर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि समानतः 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में आवश्यक होते हैं। यानी कि जनरली 20 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में कुल 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है समानतः, जिसमें से 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होता है दूसरे, और 10 जो होता है वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है। इसेंशियल एमिनो एसिड में कौन कौन से एमिनो एसिड आते हैं, तो इसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आपका देज एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइड इन आवर बॉडी देयरफॉर दे एक्सटर्नली सप्लाइड विथ फूड, यानी कि वे एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, इसको दूसरे यानी कि इसे जो है बाहर के फूड से हमारे शरीर में लिया जाता है, तो इसी को हम इसेंशियल एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। देज आर 10 इन नंबर, या 10 की संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि ये कितने संख्या में पाए जाते हैं, तो यह 10 नंबर संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि 10 की संख्या में पाए जाते हैं। और इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है MVTT MP हिल, MPTT यानी कि MVTT MP हिल, इसके लिए ठीक है। तो M से मिथियोनिन हो जाएगा, B से वैलिन हो जाएगा, ठीक, B से वैलिन कहाँ दिया है, B से वैलिन हो जाएगा, फिर T से ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, फिर T से फिर T से क्या हो जाएगा, तो फिर T से थ्रियोनिन हो जाएगा, फिर M से आपका M से का दिया है तो MPTT यानी कि AVTT MP हिल सॉरी इसके लिए ट्रिक जो हम बनाए इसमें क्या दिया गया है, तो TB मील पाथ, यानी कि इसमें क्या दिया है, तो इसके लिए ट्रिक बनाया गया है TB मील पाथ, यानी TB मील पाथ। लेकिन जो हम ट्रिक बनाए AVTT MP हिल पुराना हमारा ट्रिक है। तो A से क्या हो जाएगा, तो A से हम ढूंढते हैं कट जाता है कि नहीं, ए से आर्जिनिन हो जाएगा, V से क्या हो जाएगा, V से वैलिन हो जाएगा, फिर T से क्या हो जाएगा, T से ट्रिप्टोफैन कहाँ पर है, ट्रिप्टोफैन कट जाएगा, फिर इसके बाद T से क्या है, तो T से आपका T से फिर T से AVTT आइसोलेशन ल्यूसिन लाइसिन फिनाइल
T से थ्रियोनिन कट गया, फिर M से क्या हो जाएगा, तो M से मिथियोनिन कट गया, P से क्या हो गया, तो P से क्या हो जाएगा, तो P से फिनाइल एलेनिन होता है, P से फिनाइल एलेनिन होता है। फिर H से क्या हो जाएगा, तो H से हिस्टिडीन हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, H से क्या हो जाएगा, तो H से हिस्टिडीन हो जाएगा। फिर I से आइसोल्यूसिन हो जाएगा, फिर I से आइसोल्यूसिन हो जाएगा, फिर L से ल्यूसिन हो जाएगा, फिर लास्ट में L से लाइसिन हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ हमारा पूरा सेशन। बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, इसमें 9 ही दिखाया गया भाई। अब हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में क्या क्या आता है, तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में आता है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में देज एमिनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं इन सभी का सिंथेसिस हमारे शरीर में स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता रहता है अपने शरीर में। इसे बाहर से लेने आर नॉट टेक अप एज फूड सप्लीमेंट, इसे हमें बाहर के फूड मटेरियल से लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत वो 10 को छोड़ाकर सभी इसमें चले जाएंगे। तो इंक्लूड्स एलिलीन आता है, इसमें एलेनिन आता है, एस्पराजिन्स आता है, एस्पार्टिक एसिड आता है, सिस्टेन आता है, ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लूटामिन आता है, ग्लाइसिन आता है, प्रोलिन आता है, सीरिन आता है, टायरोसिन आता है। ये सभी 10 जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड, अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड का कार्य क्या क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि एमिनो एसिड का पहला कार्य होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो बिल्ड मसल को बनाना, यानी कि मसल का निर्माण करना भी आपका एमिनो एसिड का कार्य होता है। तीसरे नंबर पे ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी के टिश्यू को ग्रो करना, और फिर जो क्षति हुई बॉडी का मसल्स होता है उसको रिपेयर करना, यानी कि ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, यानी कि टिश्यू को ग्रो करना और फिर बॉडी के टिश्यू यानी बॉडी टिश्यू को ग्रो करना, फिर बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने का काम ये एमिनो एसिड का ही होता है। चौथे नंबर का कार्य फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, यानी कि जो एमिनो एसिड होते हैं ये एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं और एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि 4 कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एमिनो एसिड के। पहले नंबर पर दिया है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। दूसरे नंबर पे मसल्स का फॉर्मेशन करना। फिर तीसरे नंबर पे बॉडी टिश्यू को ग्रो करना, फिर उसको रिपेयर करना। फिर चौथे नंबर पे दिया है एंजाइम का फॉर्मेशन करना, फिर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना एंड एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। ये सभी जो होते हैं एमिनो एसिड के कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है प्रोटीन्स, डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, तो प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक प्रकार का कम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुत ही जटिल संरचना होती है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी एमिनो एसिड, यानी कि ये बहुत सारे एमिनो एसिड से आपस में मिलकर बने होते हैं, लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं यह एक प्रकार का कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि बहुत ही प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं यह स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, फंक्शन के लिए। फिर से जो प्रोटीन्स होते हैं यह बॉडी के टिश्यू एंड बॉडी के आर्गन के स्ट्रक्चर को बनाने में सहायक होते हैं, उसके कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड आर्गन्स, यानी जो प्रोटीन्स होते हैं यह बॉडी टिश्यू के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। ठीक, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के टिश्यू एंड ऑर्गन्स को बनाने का काम प्रोटीन्स करते हैं, उनको चलाने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं, और उनके रेगुलेशन का काम भी जो है प्रोटीन करता है। यानी कि प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी बॉडी के टिश्यू एंड बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके फंक्शन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके रेगुलेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगला हेडिंग दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन किया गया प्रोटीन का किसके आधार पर, तो यह कंपोजिशन के आधार पर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया, पहला क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहले नंबर पर दिया है सिंपल प्रोटीन, दूसरे नंबर पर दिया है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरे नंबर पर दिया है डेराइव्ड प्रोटीन। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड ओनली द एमिनो एसिड, यानी कि जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं इनके हाइड्रोलाइसिस होने पर केवल ये एमिनो एसिड को ही उत्पन्न करते हैं। एंड सम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, यानी कि सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से केवल एमिनो एसिड का और कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का जो है उत्पत्ति होती है, जैसे कि एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, ग्लूटीन्स हो गया, एल्ब्यूमिनाइड्स हो गया, हिस्टोन्स हो गया एंड प्रोटामिन्स हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सभी सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं यह कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। जब कोलेस्ट्रम को हम गर्म करते हैं तो इन्हीं के कारण जो थक्का जमता है यह एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एमिनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं किससे से मिलकर बने होते हैं, तो जो कॉन्जुगेटेड या फिर जो संयुक्त प्रोटीन होते हैं या एमिनो एसिड और प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दिस आर सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विथ सम नॉन प्रोटीन मटेरियल्स, यानी इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं या सिंपल प्रोटीन, यानी कि जब सिंपल प्रोटीन कुछ नॉन प्रोटीन मटेरियल के साथ मिलकर हमारे बॉडी में बनता है तो उसी को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। फिर से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होता है, तो देज आर सिंपल प्रोटीन, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के सिंपल प्रोटीन, यानी कि जब कोई सिंपल प्रोटीन कुछ नॉन प्रोटीन मटेरियल से जुड़कर हमारे शरीर में बनता है तो उसी को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या दिया है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन से जो होता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। ग्लाइकोप्रोटीन भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। फास्फोप्रोटीन जो होता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। हीमोग्लोबिन्स, यानी कि हीमोग्लोबिन्स भी आपका, यानी कि दो पार्ट करने पर हो जाए, जिसका दो पार्ट करने पर हो जाए वो सभी जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। हीमोग्लोबिन्स भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्रोमोप्रोटीन्स भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। लिपोप्रोटीन भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। एंड लेसिथोप्रोटीन भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पे दिया है डिराइव्ड प्रोटीन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए प्रोटीन को हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी कि जो डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं या सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं या सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ही बने होते हैं। फिर से डिराइव्ड प्रोटीन, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी जो डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं या सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ही बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डीनेचर्ड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, ये किसके उदाहरण होते हैं, तो ये डिराइव्ड प्रोटीन के उदाहरण होते हैं, यानी कि जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं और जो पेप्टाइड्स होते हैं ये डिराइव्ड प्रोटीन के वही उदाहरण माने जाते हैं। अगले नंबर पे क्या दिया है, तो अगले नंबर पे दिया है लिपिड्स। डिस्कस अबाउट लिपिड। लिपिड क्या होता है, तो लिपिड्स आर डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आर एज द ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं इनको हम ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या फिर इसको हम ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट, वैक्सेस, स्टीरॉल्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि लिपिड्स के अंतर्गत लिपिड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लिपिड्स के अंतर्गत आपका फैट आ सकता है, वैक्सेस आ सकता है, स्टीरॉल्स आ सकता है, फैट सोल्यूबल विटामिन सभी आ सकते हैं, और मोनोग्लिसराइड्स भी आपका लिपिड के अंतर्गत आ सकता है, डाइग्लिसराइड भी आपका लिपिड के अंतर्गत आता है, एंड फास्फोग्लिसराइड भी जो होता है वो लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किसे कहते हैं, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, यानी कि जो फास्फोलिपिड होता है किस किस की मिल से बना होता है, तो फास्फोलिपिड जो होता है एक तो आपका फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, दूसरे नंबर पर ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, तीसरे नंबर पर फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है, चौथे नंबर पर नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो फास्फोलिपिड का जो एग्जाम्पल्स होता है वो आपका लेसिथिन होता है, यानी कि फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या होता है, तो
फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल आपका लेसिथिन होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। यानी कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है किस किस से मिलकर बना होता है, तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट के से मिलकर बना होता है। जबकि लिपिड्स को हम ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी जानते हैं। यानी कि लिपिड्स जो होता है, यानी कि जो लिपिड्स होता है यह एक प्रकार के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और यह ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के मिलकर बने होते हैं। यानी कि लिपिड्स जो होते हैं वो एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड ही होता है और यह ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के कार्य क्या होते हैं, तो फंक्शन ऑफ लिपिड पहले नंबर पे स्टोरिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने का काम लिपिड करता है। फिर इसके बाद सिग्नली, यानी कि सिग्नली के रूप में, यानी कि सिग्नल पहुंचाने का, यानी कि सिग्नली के रूप में आपका लिपिड काम करता है। यानी कि सिग्नल बनाने के लिए लिपिड जो होता है सिग्नली रूप में लिपिड कार्य करता है। एक्टिंग एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसके रूप में यह कार्य करता है। यानी कि जो लिपिड्स होता है सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के कार्य के रूप में कार्य करता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है लिपिड। नेक्स्ट है फैटी एसिड, डिस्कस अबाउट फैटी एसिड। व्हाट डू यू मीन फैटी एसिड, फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक फैट होता है उसी को फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर से हमारे बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट, हमारे शरीर में जो फैट का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसी को हम फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली ज्वाइंड टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 3 फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली ज्वाइंड टुगेदर इन ग्रुप ऑफ 3 फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब कोई फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स सामान्यतः एक दूसरे के साथ ज्वाइंट टुगेदर इन ग्रुप ऑफ 3 फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स समाते, यानी जब फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स सामान्यतः 3 फार्मिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि जब फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स सामान्यतः 3 मॉलिक्यूल्स के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं तो उसी को ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड। अगला हेडिंग कौन सा है, तो अगला हेडिंग है इसेंशियल फैटी एसिड। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ये हमारे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, इनको हम बाहर से ही अदर सोर्स, यानी कि इसको हम बाहर के सोर्स से ही एज्यूम करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है देज आर 4 इन मेंबर्स, यानी कि जो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो इसके लिए ट्रिक है ओला OLLA, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो ओला ये फैटी इसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। इसका ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो जाएगा, O फॉर ओलिक एसिड हो जाएगा, फिर L से आपका लिनोलिक एसिड हो जाएगा, फिर इसके बाद L से लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा, फिर इसके बाद A से आर्किडोनिक एसिड हो जाएगा। A से क्या हो जाएगा, A से आपका आर्किडोनिक एसिड हो जाएगा, फिर से O से ओलिक एसिड हो जाएगा, L से लिनोलिक एसिड हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, तो सनफ्लावर में 78% तक पाई जाती है, जबकि सनफ्लावर में 68% तक पाई जाती है और यह हार्ट पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। और यह स्ट्रेल, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है, तो ये लिनोलिक एसिड होता है, ना कि लिनोलेनिक एसिड होता है ना। तो लिनोलिक एसिड तीसरे नंबर पे है एंड चौथे नंबर पे आर्किडोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि वे फैटी एसिड जो हमारे शरीर में स्वतः ही बनते रहते हैं तो उसी को हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जानते हैं और इसे बाहर से लेने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं रहती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा एसिड आता है, तो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आपका स्टेरिक एसिड आता है, पाल्मिटिक एसिड आता है एंड एरेचिडिक एसिड आता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो SPA सैप, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है पास P से पाल्मिटिक एसिड हो जाएगा, A से आर्किडिक एसिड हो जाएगा एंड S से स्टीरिक एसिड, ये सभी जो होते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। अगला हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है
नेक्स्ट हेडिंग है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगला हेडिंग क्या दिया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल किसे कहते हैं। तो संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत क्या आता है, फैटी एसिड चैन्स हैव ऑल सिंगल बॉन्ड, चैन इज सैचुरेटेड यानी कि फैटी एसिड चैन यानी कि वह फैटी एसिड का चैन जो कि जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड चैन होता है। फिर से सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, तो फैटी एसिड चैन हैव ऑल सिंगल बॉन्ड चैन इज सैचुरेटेड यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो फैटी एसिड का चैन होता है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड के जो चैन होते हैं वो सैचुरेटेड रहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आपका लारिक एसिड आता है जिसमें 12 कार्बन प्रेजेंट रहता है। दूसरे नंबर पे मायरिस्टिक एसिड आता है जिसमें 14 कार्बन रहते हैं। तीसरे नंबर पे पाल्मिटिक एसिड आता है जिसमें 16 कार्बन रहता है। एंड नेक्स्ट है आपका ब्यूटारिक एसिड जिसमें 4 कार्बन रहता है। कार्बिक एसिड आता है इसमें 10 कार्बन रहता है। स्टीयरिक एसिड इसमें 18 कार्बन रहता है। एंड एराकिडिक एसिड इसमें 20 कार्बन पाया जाता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो फैटी एसिड चैन हैव ऑल सिंगल बॉन्ड यानी कि वह फैटी एसिड का चैन जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार के चैन को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड का ही एक अवयव होते हैं। कौन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें फास्फोलिपिड का एक अवयव होते हैं। कौन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हेल्प मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूडिटी यानी कि जो मेम्ब्रेन का फ्लूडिटी होता है यानी कि मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लड पाया जाता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करते हैं क्योंकि यह सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के अवयव के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दीज हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चैन यानी कि इसमें यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है इस प्रकार के फैटी एसिड में यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसके फैटी एसिड के चैन में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आपका मायरिस्टोलिक एसिड यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आपका मायरिस्टोलिक एसिड आता है, पाल्मिटिक एसिड आता है, ओलिक एसिड आता है, लिनोलेनिक एसिड आता है एंड लिनोलिक एसिड इसी के अंतर्गत आता है। सोर्स क्या होता है, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्स होता है ये आपका एवोकाडो का ऑयल होता है, ओलाइव का ऑयल होता है, पिकन नट का बटर होता है, पी नट का बटर होता है, सनफ्लावर का ऑयल होता है, नट्स होता है यानी नेचुरली होता है सब, ठीक, नट्स होता है एंड सीड्स यानी कि एंड सीड्स होता है सच एज आलमंड्स यानी कि आलमंड्स भी हो सकता है, पीनट्स भी हो सकता है, कैश्यू नट भी हो सकता है, शीशम का जो सीड्स होता है वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है एग्जाम्पल्स हो सकता है या फिर सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड एंजाइम्स। इसको तो हम 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अगला टॉपिक है विटामिन्स एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स एंड एंजाइम्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू विटामिन्स एंड एंजाइम्स। द टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 ईस्वी में यानी कि विटामिन टर्म जो है किसने दिया था, तो विटामिन टर्म सर्वप्रथम फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 ईस्वी में दिया था। विटामिन्स आर नेसेसरी फूड फैक्टर प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी विटामिन एक प्रकार का एसेसरी फूड होता है ना कि इसेंशियल यानी कि विटामिन जो होता है एक प्रकार का सहायक फूड होते हैं यानी कि सहायक फूड फैक्टर्स होते हैं ना कि इसेंशियल फूड फैक्टर होते हैं ना, ये सहायक होते हैं। यानी विटामिन आर एसेसरी फूड फैक्टर प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जो विटामिन होते हैं यह एक सहायक फूड के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यह बहुत ही अच्छा प्ले रोल यानी कि यह फैक्टर प्ले वाइटल रोल यानी कि यह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। फिर से विटामिन आर एसेसरी विटामिन आर एसेसरी फूड फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी विटामिन जो होते हैं वे सहायक फैक्टर्स होते हैं, वे सहायक फूड फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में ग्रोथ यानी कि कोई भी यानी कि किसी भी बॉडी में यह ग्रोथ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस को
मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में वाइटल रोल प्ले करते हैं, नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन आपका एडिक आता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में BC आता है, फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ RBC रेड प्लस कार्बोक्सिल्स, यानी जो फोलिक एसिड होता है जिसे हम विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, यानी कि विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B9 को जो है फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड की मात्रा किस में पाई जाती है, तो पालक में पाई जाती है। फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा जो होता है वो पालक में पाया जाता है। ठीक, तो फोलिक एसिड जो होते हैं वो RBC के मैच्योरेशन में, यानी कि RBC को मैच्योर होने में या फिर RBC के मैच्योर होने में बहुत ही आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं। कौन सा, तो फोलिक एसिड, यानी फोलिक एसिड जो होता है वो RBC के मैच्योरेशंस के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्बोक्सिल्स। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन बोन्स एंड टीथ, यानी कि सबसे मिनरल्स का सबसे अधिक कंसंट्रेशन किस में पाया जाता है, तो मिनरल्स का जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है यह हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, यानी कि जो कैल्शियम होता है यह सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक यौगिक होता है, यानी कैल्शियम जो होता है वो सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक यौगिक होता है जो कि हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी कि जो कि हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग में सहायता करता है, यानी मिडिल लैम्डा को यही बनाता है। कौन, मिडिल लैम्डा को बनाने का काम यही करता है। द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय W कुहिने नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था, यानी कि एंजाइम टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो एंजाइम टर्म जो है W कुहिने नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था। एंजाइम आर बोथ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज प्रोटीन्स विच आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, यानी कि एंजाइम्स वे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या फिर वे ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में जितने भी कैटालाइजिंग, यानी कि हमारे लिविंग सिस्टम में जो कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए कैपेबल होते हैं या फिर उनके पास योग्यता पाई जाती है, यानी कि एंजाइम्स आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज प्रोटीन्स विच आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, यानी कि एंजाइम्स वे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या फिर वे ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में या फिर जीवन तंत्र में कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस के रूप में कैपेबल होते हैं या फिर योग्यता रखते हैं। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिशियंसी देयर इफेक्ट्स एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया डिफिशियंसी और देयर इफेक्ट, इसके प्रभाव और उसके विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि विटामिन की डिफिशियंसी यानी विटामिन के डिफिशियंसी से होने वाला रोग और उसके प्रभाव और उसके मेजर सोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक तरफ आपका विटामिन दिया है, दूसरी तरफ इसका इफेक्ट या फिर डिफिशियंसी दिया है, तीसरी तरफ क्या दिया है, तो उसका सोर्स दिया है। पहले नंबर पर आता है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दूसरे नंबर पर ग्रोथ फेलियर होता है, तीसरे नंबर पर जीरोप्थेलेमिया होता है एंड क्रीटोमेलेसिया भी इसी से संबंधित होता है। और इसका सोर्स क्या होता है, तो लीवर इज रिच सोर्स, यानी कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो लीवर माना जाता है, यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लीवर होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, विटामिन ए का। इसके बाद मिल्क भी अच्छा स्रोत होता है, कैरेट भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, फिर इसके बाद पपीता भी अच्छा स्रोत होता है और मैंगो भी इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। बेरी का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जब किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो वह बेरी डिसऑर्डर के कारण ही होता है, जो कि विटामिन B1 या फिर थायमिन की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। और इसके सोर्स क्या होते हैं, तो सोर्स है, यानी कि जो राइस पॉलिशिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो कैश्यू नट माना जाता है, यानी कि विटामिन B1 का सबसे रिच सोर्स का क्या होता है, तो कैश्यू नट होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 21% तक पाई जाती है, फैट की मात्रा 47% तक पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ जो राइस का पॉलिशिंग होता है, यानी कि राइस पॉलिशिंग जो होता है वह भी इसका अच्छा स्रोत होता है। लीफी वेजिटेबल्स भी इसके अच्छे स्रोत होते हैं, फिश भी इसके अच्छे स्रोत होते हैं, एग भी इसके अच्छे स्रोत होते हैं, मीट भी इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है और यह
इसकी कमी से फोटोफोबिया होता है, यानी कि विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, फोटोफोबिया होता है, या फिर जो लिप्स होते हैं वो सूज जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा लिप्स होता है वो सूज जाता है किसके, विटामिन B2 की कमी के कारण। क्रैक्ड ऑन स्किन, और ये स्किन जो होता है वो क्रैक हो जाता है, यानी कि विटामिन B2 की कमी से जो हमारा स्किन होता है वो क्रैक्ड हो जाता है, यानी फट जाते हैं। एंड एरिबोफ्लेविनोसिस इस चीज़ से संबंधित होता है, तो अरेबिनोफ्लेविस यानी कि अरीबोफ्लेविनोसिस यानी अरीबोफ्लेविनोसिस किससे संबंधित होता है, तो यह राइबोफ्लेविन से संबंधित होता है, यानी कि राइबोफ्लेविनोसिस, यानी कि इसमें लिखा है ना राइबोफ्लेविन, तो इसी के नाम पर पड़ा है, यह अरीबोफ्लेविनोसिस होता है। इसका जो सोर्स क्या होता है, तो इसका मिल्क पाउडर, यानी कि जो राइबोफ्लेविन होता है इसका अच्छा स्रोत आपका मिल्क पाउडर होता है, फिश होता है, फिर उसके बाद पल्सेस होता है, यानी कि मिल्क पाउडर, फिश और पल्सेस जो होता है वो राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट दिया है क्या, विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम नियासिन या फिर निकोटिनामाइड होता है, यानी कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन या फिर निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा या फिर ब्लैक टंग होता है, यानी कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा या फिर ब्लैक टंग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5 जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, नेसेसरी टू मेकिंग ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कौन, तो पैंटोथेनिक एसिड जिसे हम विटामिन B5 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम पैरोडॉक्सिन होता है। इससे क्या होता है, तो डिजेनरेशन ऑफ नर्व, यानी कि नर्व का जो डिजेनरेशन होता है, यानी कि नर्व या फिर नसों का जो डिजेनरेशन होता है वो विटामिन B6 के कमी के कारण देखने को मिलता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो विटामिन B6 का जो स्रोत होता है वो ईस्ट होता है, व्हीट जर्म होता है, लेग्यूम्स होता है, और एनीमिया भी इससे देखने को मिलता है, यानी कि विटामिन 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इन सभी से एनीमिया भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे मेजर जो एनीमिया का स्रोत होता है वो आपका विटामिन B12 होता है, जिसपे कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो विटामिन B6 जो होता है इसका स्रोत ईस्ट होता है, व्हीट का जर्म होता है एंड लेग्यूम्स होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, अगले नंबर पे दिया है क्या, तो अगले नंबर पे दिया है विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, और इससे क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, यानी बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू, तो विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलता है। और इसका जो मेजर स्रोत होता है वो एनिमल का फूड होता है, जैसे लीवर हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, यानी कि जो विटामिन B12 का जो मेजर सोर्स होता है क्या होता है, तो विटामिन B12 का जो मेजर सोर्स होता है वो आपका एनिमल फूड होता है, जिसमें लीवर आता है, मीट आता है, फिश आता है और अंडा आता है। नेक्स्ट है विटामिन C जिसे हम स्कर्विक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट बिकम स्वेलन एंड पेनफुल, यानी कि स्कर्वी का मतलब क्या होता है, तो स्कर्वी का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स, यानी जॉइंट के चारों तरफ जो टिश्यू, यानी जॉइंट्स के चारों तरफ जब टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं, बिकम स्वेलन एंड पेनफुल, और फिर यह स्वेलन सूज जाते हैं और फिर यह दर्द भी करने लगते हैं, तो इसी को हम यह जो होता है वो स्कर्विक एसिड या फिर विटामिन C की कमी के कारण देखने को मिलता है। फिर से स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होता है। स्कर्वी का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू अराउंड जॉइंट बिकम स्वेलन एंड पेनफुल, यानी कि जॉइंट्स के आसपास जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इसके बाद यह सूज जाता है, फिर इसके बाद वह दर्द करने लगता है, तो उसी को हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं, जो कि विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन C सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है, तो बारबेडोस चेरी में पाया जाता है, फिर उसके बाद अनोला में पाया जाता है, फिर उसके बाद गुआवा में पाया जाता है, फिर उसके बाद सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है D कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स बोन डिफॉर्मेशन, यानी कि रिकेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो रिकेट्स को जो है बोन डिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन में क्या होता है, तो चिल्ड्रन में पिजन चेस्ट हो जाता है, यानी जो कबूतर होता है कबूतर के समान ही चिल्ड्रन में छाती हो जाती है। और एडल्ट में क्या हो जाता है, तो एडल्ट में ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो सनलाइट जो होता है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत होता है, फिर इसके बाद फिश होता है, फिर उसके बाद लीवर का ऑयल इसमें दिया गया है। अगला पॉइंट क्या दिया है, तो अगला पॉइंट दिया है विटामिन E का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन E की कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है या फिर रिप्रोडक्टिव फेल्योर, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्टिव का फेल्योर होना, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फेल्योर होना स्टेरिलिटी कहलाता है, और यह विटामिन E या फिर टोकोफेरॉल की कमी के कारण ऐसा होता है। और इसका स्रोत क्या होता है, तो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स का जो ऊपरी लेयर होता है वहीं
टोकोफेरॉल या फिर विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद आता है विटामिन एच। विटामिन एच को हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। और इसके कारण क्या होता है? तो डर्मेटाइटिस होता है, यानी कि विटामिन एच की कमी से क्या होता है? तो डर्मेटाइटिस हमें देखने को मिलता है। और विटामिन एच की कमी से यानी बायोटिन की कमी से बाल्डनेस भी देखने को मिलता है। ठीक, बाल्डनेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पोटेशियम की कमी से यानी कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनिन होता है। और विटामिन के की कमी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो रक्त का थक्का होता है वो देर से जमता है। और इसका स्रोत क्या होता है? तो कालीफ्लावर इसका स्रोत अच्छा होता है। फिर उसके बाद लीवर अच्छा स्रोत होता है। फिर सोयाबीन इसका अच्छा स्रोत होता है विटामिन के का। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हम किसे कहते हैं? तो विटामिन B9 को कहते हैं। विटामिन B9 को ही फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होता है? तो विटामिन B9 की कमी से आपका एनीमिया होता है। विटामिन B6 से भी आपका एनीमिया होता है। विटामिन B12 से भी आपका नीचे एनीमिया होता है। और इसका स्रोत क्या होता है? तो फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत पालक होता है। फिर दूसरे नंबर पर करौदा दिया है। फिर तीसरे नंबर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिया गया है किसका? फोलिक एसिड का स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है अगला टॉपिक कौन सा है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ सब्सटेंसेज एंड देयर फंक्शंस, यानी कि अगले टॉपिक में दिया है ग्रोथ सब्सटेंसेज एंड देयर फंक्शंस। तो एक तरफ हार्मोन दिया है, दूसरी तरफ उसका कार्य दिया है। तो ऑक्सिन पहले नंबर का हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम किसने दिया था? तो ऑक्सिन नाम F.W. बेंट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इट हैज एपिकल बर्ड डोमिनेंस, यानी कि ऑक्सिन के कारण एपिकल बर्ड डोमिनेंस पाया जाता है, यानी कि ऑक्सिन में एपिकल बर्ड डोमिनेंस पाया जाता है। इनहिबिट रूट इलांगेशन, यानी कि यह रूट इलांगेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। एंड प्रमोट सेल डिवीजन, और यह सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। इन टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर में सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम या फिर बढ़ावा देने का काम जो होता है ऑक्सिन करता है। और रूट इलांगेशन इनहिबिट, यानी कि रूट को इलांगेशन करने का काम करता है, यानी कि रूट के इलांगेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। और इसे जो है बॉडी का एपिकल बॉडी डोमिनेंस के रूप में जाना जाता है। इसे जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है एपिकल बॉडी डोमिनेंस के रूप में भी जाना जाता है। और इसके टर्म को किसने दिया था? तो F.W. बेंट नामक साइंटिस्ट ने ऑक्सिन टर्म को सर्वप्रथम दिया था। ऑक्सिन के अंतर्गत कितने हार्मोन्स आते हैं? तो ऑक्सिन के अंतर्गत कुल 5 हार्मोन्स आते हैं। एक तो आपका IBA आता है, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे IE आता है, दूसरे नंबर पे IB आता है, तीसरे नंबर पे नैप्थेलिन एसिटिक एसिड आता है, चौथे नंबर पे 2,4-D आता है, और पाँचवें नंबर पे नए नंबर पे आया है डिकम्बा। पाँचवें नंबर पे क्या आया? तो डिकम्बा आया है। IAA क्या होता है? तो यह एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन्स होता है, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन्स होता है। और यह क्या करता है? तो प्रीवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि प्री मैच्योर यानी मैच्योर होने से पहले ही जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसको रोकने का काम इंडोल एसिटिक एसिड करता है। दूसरे नंबर पे आता है IBA का ट्रेड नेम क्या होता है? तो रूटेक्स और सिराडेक्स होता है। इसके लिए ठीक है I बार से IBARS। और मेनली यूज्ड फॉर रूट फॉर्मेशन, यानी कि IBA का प्रयोग जो था मुख्यतः रूट फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, यानी कि गूटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है? तो 2500 से 3000 ppm मात्रा इसका प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पर आता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसी को हम फ्रूट थिनर के नाम से भी जानते हैं। और यह फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने का भी काम करता है, यानी कि जो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड होता है इसकी यदि हम अधिक मात्रा यूज करते हैं तो यह फ्रूट थिनर का काम करता है। एंड इसकी कम मात्रा प्रयोग करते हैं तो यह फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है 2,4-D को हम फ्रूट सेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 2,4-D को किस नाम से जाना जाता है? तो 2,4-D को जो है फ्रूट सेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम 2,4-D की 20 ppm से कम मात्रा प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम वो हर्बिसाइड के क्या हार्मोन्स के रूप में काम करता है। एंड 20% से अधिक मात्रा इसका प्रयोग करते हैं तो यह हर्बिसाइड के रूप में काम करने लगता है। 5वें नंबर का जो ऑक्सिन है उसका नाम है डिकम्बा। ETJ एक्टिव हर्बिसाइड्स, यानी डिकम्बा जो है एक प्रकार का एक्टिव हर्बिसाइड्स होता है। दूसरे नंबर पर क्या दिया है? तो दूसरे नंबर पर दिया साइटोकाइनिन। यह क्या करता है? तो सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ऑक्सिन के अंतर्गत 5 ही आता है। पहले नंबर पर ऑक्सिन, फिर दूसरे नंबर पर दिया है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो सेल डिवीजन को बढ़ावा देने का काम करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है किस में पाया जाता है? साइटोकाइनिन के अंतर्गत ही आपका काइनेटिन आता है। और काइनेटिन के नाम से भी इसे जाना जाता है और काइनिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे ज़्यादा साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन किसे प्राप्त किया जाता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो जो कोकोनट का, यानी कि जो
डब पानी होता है, यानी कि डब यानी इमैच्योर जो कोकोनट होता है उसके पानी में जो है साइटोकाइन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए लोग डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसको पियो, क्योंकि उसके कारण जो सेल डिवीजन होता है बहुत तगड़ा से होता है। और गर्भवती महिला को उसको पिलाया जाए तो थोड़ा गोरा लड़का पैदा होने का चांस रहता है। सॉरी। तीसरे नंबर पे दिया है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, तो स्टिमुलेट सेल इलांगेशन, यानी जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, तो यह सेल इलांगेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इंक्रीज फ्रूट साइज, और सीड एंड फ्रूट साइज को बढ़ाने का भी काम कौन करता है, तो जिब्रेलिक एसिड करता है। सीड डायमेंसी ब्रेकर, यानी कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है यह सीड डायमेंसी ब्रेकर के रूप में काम करता है, यानी कि डायमेंसी यानी सीड की डायमेंसी को ब्रेक करने का काम भी आपका जिब्रेलिक एसिड करता है, जिब्रेलिन से या फिर जिब्रेलिक एसिड करता है। जिब्रेलिक एसिड में जो होता है G3 वाला, यानी कि बहुत फार्म होते हैं लेकिन GA3 वाला प्रयोग मिलाया जाता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे आपका हार्मोन्स आता है। चौथे नंबर पे पीजीआर दिया है कौन सा, तो चौथे नंबर का पीजीआर है ABA, जिसे हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह आपका डायमेंसी इंड्यूसर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ABA को किस नाम से जाना जाता है, तो ABA को जो है डायमेंसी इंड्यूसर के नाम से जाना जाता है। और यह स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है, यानी कि ABA जो होता है वो स्टोमेटा को केवल क्लोज करने का काम करता है, जबकि स्टोमेटा का रेगुलेशन यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का रेगुलेशन पोटेशियम आयन करता है, जबकि यह केवल स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। आल्सो कार्ड एंटी जिब्रेलिन, यानी कि जिब्रेलिन के जस्ट उल्टा काम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो आपका एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक। क्योंकि जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, तो सीट की डायमेंसी को तोड़ता है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सीट की डायमेंसी को इंड्यूस करता है या फिर बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन को हम राइपेनिंग ऑफ फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन को किस नाम से जाना जाता है, तो इथाइलिन को जो है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फ्रूट के राइपेनिंग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, यानी कि जो रूट्स एंड स्टेम का जो आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होता है यह दो रूपों में पाया जाता है, यानी कि आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, यानी कि जो स्टेम यानी कि प्लांट्स के स्टेम एंड रूट्स का जो आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होता है यह निम्नलिखित दो रूपों में पाया जाता है, यह दो रूपों में उपलब्ध रहता है। कौन कौन सा रूप है भाई, देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहले नंबर पर दिया है इथ्रेल। इट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ इथाइलिन, यानी कि जो इथ्रेल होता है यह इथाइलिन का लिक्विड फॉर्म होता है। यूज्ड फॉर बनाना फ्रूट राइपेनिंग, यानी कि बनाना के फ्रूट राइपेनिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इथ्रेल का प्रयोग जो होता है वो बनाना को राइपेनिंग यानी कि बनाना की फ्रूट राइपेनिंग यानी बनाना फ्रूट राइपेनिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और यह इथाइलिन का लिक्विड फॉर्म होता है। दूसरे नंबर पर आता है इथेफॉन। इट इज ए गैसियस फॉर्म ऑफ इथाइलिन, यानी कि जो इथेफॉन होता है यह इथाइलिन का गैसियस फॉर्म होता है। एंड यूज्ड फॉर अर्ली राइपेन ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन को समय से पहले पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग करते हैं। बीट को भी समय से पहले पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी को भी समय से पहले पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद टोबैको को भी समय से पहले पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग करते हैं, और राइस को भी समय से पहले पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है छठवें नंबर का हार्मोन है, छठवें नंबर का पीजीआर है। तो छठवें नंबर पे पीजीआर आता है आपका क्लोरमेक्वाट, इसी को हम ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। यानी छठवें नंबर का कौन सा आता है, तो छठवें नंबर पे आपका क्लोरमेक्वाट आता है, जिसे हम ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। इसी को हम साइकोसेल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम यह क्या करता है, तो यह लॉजिंग प्रिवेंटर का काम करता है, यानी कि लॉजिंग प्रिवेंटर को काम करता है, यानी कि कोई अगर फसल गिर रहा है, यानी कि कोई फसल गिरने वाला है तो उसमें यदि हम ट्रिपल सी का छिड़काव कर देंगे तो उसको वह फसल जो होती है नीचे की तरफ नहीं गिरने पाएगा। आल्सो नोन है साइकोसेल, यानी कि जो साइकोसेल यानी कि क्लोरमेक्वाट या फिर ट्रिपल सी को हम साइकोसेल के नाम से जानते हैं, और यह लॉजिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि पौधों को गिरने से रोकने का काम करता है। सातवें नंबर पर आता है मैलिक हाइड्राजाइड, जिसे हम MH के नाम से जानते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में काम करता है। प्रिवेंट ओनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज यानी कि जब हम ओनियन का स्टोरेज करते हैं तो उसमें जब ओनियन का यानी कि ओनियन का जब हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग देखने को मिलता है। उस स्प्राउटिंग को रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की 2500 से 3000 ppm मात्रा, और IBA की भी प्रयोग मात्रा जो होती है वो सेम होती है, 2500 से 3000 ppm मात्रा प्रयोग करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। सोल्ड अंडर ट्रेड नेम स्प्राउट स्टाफ, यानी कि जो मैलिक हाइड्राजाइड का ट्रेड नेम क्या होता है, तो मैलिक हाइड्राजाइड का ट्रेड नेम होता है स्प्राउट स्टाफ, यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड का ट्रेड नेम क्या होता है, तो ये आपका स्प्राउट स्टाफ होता है। अगले नंबर पे हेडिंग क्या दिया है, तो नेक्स्ट नंबर पे हेडिंग दिया है 2 पेज और बचा है।
अगला हेडिंग दिया है मिनरल्स एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन मिनरल से कौन कौन सा डिफिशियंसी सिम्टम्स होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो रिकेट्स एंड मिल्क फीवर होता है इन एनिमल्स, यानी कि पशुओं में मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से, और रिकेट्स यानी बच्चों में जो रिकेट्स होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ही देखने को मिलता है। फास्फोरस की कमी से भी रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमैलेशिया भी फास्फोरस की कमी से होता है, और पी का जो डिसऑर्डर होता है एनिमल्स में वो भी फास्फोरस की कमी से देखने को मिलता है, यानी कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है और मिल्क फीवर होता है एनिमल्स में, जबकि फास्फोरस की कमी से भी रिकेट्स होता है या फिर एस्टोमलेशिया होता है किस में, तो एडल्ट में होता है। और पी का जो डिसऑर्डर होता है यह भी एनिमल्स में फास्फोरस की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, यानी आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। और कोबाल्ट के यानी कि साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है जिंक की डिफिशियंसी से पैरा कीरेटोसिस होता है, यानी जिंक की कमी से क्या होता है, तो जिंक की कमी से क्या होता है, तो पाजिंग। स्केलेट्रिक क्या है, तो स्केलेट्रिक है पाजिंग। पी ए से पैरा कीरेटोसिस हो जाएगा, एंड जेड आई से जाएगा जिंक, यानी कि पैरा कीरेटोसिस जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो यह जिंक की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैग्नीज की डिफिशियंसी से पैरेसिस होता है, यानी कि मप्पा, ठीक, मप्पा मप्पा जी मप्पा जी मापा जी, इसके लिए ठीक हम बना देते हैं पा जी, यानी कि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से पैरेसिस होता है, एंड पैराकीरेटोसिस जो होता है वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है, याद हो गया बस। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ग्वाइटर जिसे हम घेघारो के नाम से जानते हैं, और आयोडीन नमक जो होता है वो सजेस्ट किया जाता है इसके कंट्रोल पाने के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, तो कोस्ट डिजीज, यानी कि कोस्ट डिजीज किसकी कमी से होता है, तो कोस्ट डिजीज होता है वो कोबाल्ट की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स एंड एक्सेस टॉक्सिसिटी, यानी कि वो तो डिफिशियंसी से होने वाला डिसऑर्डर था, लेकिन अब हम मिनरल्स की टॉक्सिसिटी से या फिर एक्सेसपन से होने वाला जो डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉलिब्डेनम की अधिकता से क्या होता है, तो मॉलिब्डेनोसिस होता है, यानी कि मॉलिब्डेनम की अधिकता से क्या होता है, तो मॉलिब्डेनम की अधिकता से मॉलिब्डेनोसिस देखने को मिलता है। फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, तो फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दांतों में देखने को मिलता है। सेलेनियम की अधिकता से क्या होता है, तो डेग्नाला या फिर अल्कली डिजीज होता है किसमें, एनिमल्स में, यानी पशुओं में सेलेनियम की अधिकता से डेग्नाला या फिर अल्कली डिजीज देखने को मिलता है। इसके लिए ठीक है, तो इसके लिए ठीक है देसी, ठीक। इसके लिए ठीक है, तो इसके लिए ठीक है देसी, इसके लिए ठीक है देसी, यानी कि डेग्नाला जो होता है वो सेलेनियम की डिफिशियंसी से होता है, और डेग्नाला को ही हम अल्कली डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक, देसी है। या फिर इसी को हम देसी देसी या फिर इसी को हम एड्स के नाम से भी जान सकते हैं, एड्स, एड्स यानी कि अल्कली डिजीज कह लो चाहे डेग्नाला डिजीज कह लो, या किसके कमी के कारण होता है, तो ये आपका सेलेनियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, और फिर पशुओं में यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स एंड डिजीज, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट से कौन कौन सा डिजीज होता है यहाँ पर दिया गया है। एलिमेंट्स और उससे होने वाली डिजीज, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सैलेट से क्या होता है, तो किडनी में स्टोन होता है, यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्सैलेट से क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्सैलेट से किडनी स्टोन देखने को मिलता है। पशु हो चाहे एनिमल्स हो सब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेट के कारण क्या होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन किसके कारण होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो लेट के कारण होता है। फ्लोराइड के कारण क्या होता है, तो फ्लोरोसिस होता है, यानी फ्लोराइड के कारण क्या होता है, तो फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस डिजीज होता है। आर्सेनिक के कारण क्या होता है, तो आर्सेनिक के कारण जो होता है पॉइजनिंग होता है, यानी कि वाटर में जो पॉइजनिंग होता है वो आर्सेनिक के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन के कारण क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन और डायसेंट्री, यानी कि जो पेचिस पड़ता है या फिर जो कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जो पेट में दर्द रहता है वो आयरन की डिफिशियंसी के कारण ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बॉटनिकल, लास्ट पेज है, इसको कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा सेशन। कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेज, यानी कि कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेज, यानी कि कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं और उसके यूजेज के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक तरफ दिया है कॉमन नेम, दूसरी तरफ दिया है उसका बॉटनिकल नेम, तीसरे दिया
तरफ दिया है पार्ट यूज, चौथे तरफ दिया केमिकल कंटेंट, चौथे तरफ दिया उसका यूजेज। पहले नंबर पे आता है बेलाडोना। बेलाडोना का साइंटिफिक नेम एट्रोपा बेलाडोना होता है। कौन सा पार्ट यूज में मिलाते हैं तो इलिप्सिस का प्रयोग मिलाया जाता है बेलाडोना में। एट्रोपिन केमिकल कंटेंट पाया जाता है, जबकि इसका यूज के लिए किया जाता है तो न्यूरोलॉजिक पेन, यानी कि जो न्यूरोलॉजिक संबंधित पेन होता है उसी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम बिथीनिया सोमनीफेरा आता है। अश्वगंधा को हम विंटर चेरी के नाम से जानते हैं और अश्वगंध के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम बिथीनिया सोमनीफेरा होता है। इसमें केमिकल आपका बिथेनिन एंड सोमनीफेरिन पाया जाता है और इसका पार्ट रूट, इसका जो पार्ट यूज होता है रूट होता है और यह जनरल मेडिसिन यानी सामान्य मेडिसिन बनाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यह स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है, यानी कि जो अश्वगंधा होता है यह स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है। नेक्स्ट है सर्पगंधा। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम रावोल्फिया सर्पेंटाइना होता है। रूट इसका प्रयोग में लाया जाता है। रिजरपाइन सर्पेंटाइन इसमें केमिकल पाया जाता है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, यानी कि सर्पगंधा का प्रयोग होता है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं एंड हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद मूसली। अगला है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का साइंटिफिक नेम क्लोरोफाइटम बोरबेलियनम होता है। रूट्स क्या होता है इसका पार्ट कौन सा यूज होता है तो इसका रूट्स पर पार्ट जो होता है प्रयोग में लाया जाता है और इसमें सैपोनिन की मात्रा पाई जाती है। सफ़ेद मूसली में क्या पाया जाता है तो सफ़ेद मूसली में सैपोनिन की मात्रा पाई जाती है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी को हम सेकंड शिलाजीत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट के रूप में प्रयोग करते हैं और इसी को हम सेकंड शिलाजीत के नाम से जानते हैं सफ़ेद मूसली को। ठीक हो गया। ओपियम पप्पी। ओपियम पप्पी का साइंटिफिक नेम पेपैबर सोम्निफेरम होता है। इसमें कौन सा पार्ट यूज में लाया जाता है तो फ्रूट का जो लेटेक्स होता है उसी को प्रयोग में लाया जाता है और इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है तो मानक पाया जाता है। म से मार्फिन हो जाएगा, न से नारकोटिन हो जाएगा, फिर क से आपका कोडिन हो जाएगा। तो 9 से 14% तक आपका मार्फिन पाया जाता है। फिर उसके बाद नारकोटिन जो होता है वो 5 से 7% तक पाया जाता है। फिर 2 से 3% तक क्या पाया जाता है कोडिन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोग कैसे करते हैं तो इसका प्रयोग जो होता है पेन किलर के रूप में करते हैं, गॉड ऑफ स्लीप के रूप में, यानी कि गॉड ऑफ स्लीप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ड्रग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हीरोइन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और मार्फिन बनाने के लिए, यानी कि मार्फिन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्लांट है इसबगोल। इसबगोल का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो इसबगोल का साइंटिफिक नेम प्लांटेगो वाटा होता है और इसका कौन सा पार्ट प्रयोग में लाया जाता है तो इसका हस्क और सीड दोनों ही प्रयोग में लाया जाता है। रेशियो कितना होता है तो इसमें हस्क और सीड का रेशियो जो रखा जाता है वो 3 संबंधे 1 का रखा जाता है। 3 संबंधे 1 का रखा जाता है, यानी 3 भाग सीड होता है, 1 भाग हस्क इसमें पाया जाता है, यानी कि 3 भाग सीड पाया जाता है, 1 भाग इसमें हस्क पाया जाता है। और यह किसका कार्य करता है तो यह म्यूसिलेज का काम करता है, यानी कि इसबगोल किसका कार्य करता है तो इसबगोल जो होता है वो म्यूसिलेज का काम करता है। यानी कि कौन सा केमिकल पाया जाता है तो इसबगोल में म्यूसिलेज केमिकल पाया जाता है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं तो लैक्सेटिव पर्पज, यानी कि विरेचक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जिस भी व्यक्ति का पेट खराब रहता है उसको जल्दी से उसका डाइजेशन जल्दी करने के लिए और उसका जो मल मूत्र है जल्दी से त्यागने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इसबगोल का। यूज अगेंस्ट इरिटेशंस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि पेट में जितने भी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो आहार नाल में जितने भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि आहार नाल से संबंधित जितने भी गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर आहार नाल से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम को यह ठीक करने का काम करता है। कौन इसबगोल। फिर से इसका यूज अगेंस्ट इरिटेशंस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें जो इरिटेशन होता है उसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गूगल। गूगल का साइंटिफिक नेम कॉमीफेरा विक्टी होता है, यानी गूगल का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो गूगल का साइंटिफिक नेम कॉमीफेरा विक्टी होता है और यह किससे प्राप्त किया जाता है तो यह यानी कि गूगल का कौन सा पार्ट यूज में लाया जाता है तो गूगल का एक तो गम प्रयोग में लाया जाता है, दूसरा आपका रेसिन भी प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है तो गूगुलोलिपिड्स, यानी कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है तो गूगुलिपिड्स पाया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं तो इसका प्रयोग जो होता है वो ट्रीट ओबेसिटी, यानी कि उल्टी को ठीक करने के लिए गूगल का प्रयोग करते हैं, आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए गूगल का प्रयोग करते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गूगल का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेशन में हम कुल 15 सब्जेक्ट को कंप्लीट 15 क्या यानी कि इसमें हम 14, 15 और 16 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में केवल इकोनॉमिक्स को हमें कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद बचेगा प्लांट पैथोलॉजी और फिर प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू एवरीवन गाइज।